की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व साइकिल दिवस पर भारत विकास परिषद काशी प्रांत द्वारा निकाली गई साइकिल रैली। रोहनिया थाना अंतर्गत गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। रसायन वैज्ञानिकों के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का गलत इस्तेमाल हो सकता है घातक। और अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने दशा समेत गुदौलिया इत्यादि क्षेत्रों में की गश्त। और अब खबरें विस्तार से। विश्व साइकिल दिवस पर भारत विकास परिषद काशी प्रांत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। भारत विकास परिषद काशी प्रांत द्वारा विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। काशी प्रांत के अध्यक्ष मुकुल शाह ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली की शुरुआत की। स्वास्थ्य जागरूकता व पर्यावरण संरक्षण हेतु निकाली गई इस रैली को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेवा ब्रह्मानंद पेशवानी और राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री प्रमोद राय त्रिपाठी ने अपना सहयोग दिया। रैली में सहभागिता हेतु क्षेत्रीय मंत्री सुनील सिन्हा और प्रांतीय महासचिव रवि जायसवाल भी उपस्थित हुए। विभिन्न शाखाओं से उपस्थित लोगों ने साइकिल रैली के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु समाज को संदेश दिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से प्रशांत, किशोर, संदीप, रोली सिंह, अनीता चौबे इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज साइकिल दिवस के अवसर पे आप लोगों ने रैली निकाली, क्या मैसेज दिया, कहां से कहां तक निकाली? हम लोगों ने साइकिल रैली निकाल कर समाज में और लोगों को ये मैसेज दिया कि साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए साइकिल चलाना आपके लिए स्वास्थ्यप्रद भी है। और साइकिल चलाने की जागरूकता हम लोगों ने इसलिए भी फैलाया कि साइकिल चलाने से आप बहुत सी चीज़ें अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को बचाव भी कर सकते हैं। प्रदूषण को बढ़ते हुए आज महानगरों में या विदेशों में साइकिल फिर से लोग चलाने के लिए अभियान चला रहे हैं, तो क्या मैसेज आप लोगों ने दिया? चूँकि 2 दिन बाद पर्यावरण दिवस भी है, साइकिल चलाने से प्रदूषण भी कम होता है। हम लोगों ने स्वास्थ्य और प्रदूषण को लेकर ही आज साइकिल रैली को ध्यान में रख के किया था। कितने लोग शामिल थे, कहां से कहां तक निकाली है साइकिल रैली? हम लोगों की भारत माता मंदिर से शुरू होकर मलदैया चौराहे से घूमकर फिर भारत माता मंदिर पर ही समाप्त हुई और लगभग इसमें 40 लोग साइकिल चलाने वाले थे और पूरी संस्था से लगभग 55 लोग इकट्ठा हुए थे। रोहनिया थाना अंतर्गत गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रोहनिया थाना अंतर्गत नरौर गांव निवासी एक व्यक्ति ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय कृष्ण कुमार ने तमंचे से खुद को गोली मार ली। परिजनों के अनुसार वो लीवर की बीमारी से ग्रसित था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ये रोहनिया थाने का हिस्ट्री शीटर था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज दोपहर रोहनिया पुलिस को यह सूचना मिली कि कृष्ण कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी नरौर थाना रोहनिया, इसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों द्वारा ये बताया गया कि यह लंबे समय से लीवर की बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण इसने आत्महत्या कर ली है। यह रोहनिया थाने का पुराना हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है और पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रसायन वैज्ञानिकों के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का गलत इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है। कोरोना से लड़ते रहने के दौरान जाने अनजाने कई ऐसे प्रयोग हुए जो काफी घातक भी साबित हुए। रोज आती नई दवाइयों और उपकरण इसकी एक बड़ी वजह है। इन दिनों कोरोना मरीजों की निर्भरता ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर बढ़ती जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो सही तरीके से इसका इस्तेमाल न होना भी काफी घातक साबित हो सकता है, जिसका खामियाजा न केवल मरीज को बल्कि उनके साथ घर में रहने वाले परिजनों को भी भुगतना पड़ सकता है। कोरोना महामारी के चलते बढ़ी मौतें संसाधनों के अभाव और लापरवाही के साथ ही लोगों की नासमझी की वजह से भी हुई है। किसी भी नई दवाई या फिर उपकरण का बगैर सोचे समझे धड़ल्ले से इस्तेमाल जानलेवा और घातक भी साबित हो सकता है। मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर कोरोना मरीजों की बढ़ती निर्भरता को वैज्ञानिक अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं।
IIT BHU के सिरेमिक इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को है जो बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज हैं। सामान्य लोगों के लिए 22% ही फेफड़ों में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वास्तविक रूप से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत सामान्य जगहों पर नहीं है। अगर कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़े कोरोना वार्ड्स में लगाए भी जाएं, जहां काफ़ी संख्या में मरीज हों, तो भी वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर निकलना चाहिए। घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के उपयोग के बारे में उन्होंने बताया कि इसके इस्तेमाल से घर के एक हिस्से में ऑक्सीजन पर्याप्त तो दूसरे हिस्से में कम हो जाता है, जिसके चलते परिवार के अन्य सदस्यों को कम ऑक्सीजन ही मिल पाएगा। इस तरह से अगर आप घर में हाई ऑक्सीजन एरिया से लो ऑक्सीजन एरिया में जाते हैं तो आपके फेफड़ों को दुगना दबाव झेलना पड़ेगा और यही दोहरा दबाव आगे आने वाले वक्त में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए घरों में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा किया भी जा रहा है तो उसका एग्जॉस्ट काफ़ी ऊंचाई पर निकलना चाहिए ताकि आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। अगर आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत सिर्फ उसी को है जो कि काफ़ी सीरियस पेशेंट है। नॉर्मल लोगों के लिए हमारा जो फेफड़ा डिज़ाइन है या जो नेचर ने डिज़ाइन किया है वो सिर्फ 22% ऑक्सीजन के लिए डिज़ाइन किया है। हमारे पास पर्याप्त एडजॉर्प्शन साइट्स हैं फेफड़े के अंदर कि 22% ऑक्सीजन पर ही हम नेचुरली रह सकते हैं। तो वास्तविक रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कोई भी ज़रूरत सामान्य जगहों पर नहीं है। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए भी जाते हैं, जैसे जहाँ बड़े बड़े कोरोना वार्ड्स हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग कम एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक क्लोज इन्वायरमेंट में लगाया जा सकता है, लेकिन उसका एग्जॉस्ट श्योरली बहुत ही ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। वरना अगर आप समझिए कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एक हिस्सा हो गया और आपने घर के दरवाजे पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिया, तो घर के एक हिस्से में तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आपके घर परिवार के अन्य सदस्यों को अब कम ऑक्सीजन मिलेगी या आप भी हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहेंगे। तो अगर आप हाई ऑक्सीजन रिच एरिया से लो ऑक्सीजन एरिया के रूप में माइग्रेट करते हैं तो आपके फेफड़े को एक डबल दबाव झेलना पड़ेगा। ये जो दोहरा दबाव है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि RO का पानी पीने से आज इसकी घुटने के दर्द होने सबकी समस्याएं बढ़ी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ी है। तो ये तो बहुत स्लो था, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से आपके फेफड़ों के प्रॉब्लम को एग्रीगेट करेगा या बढ़ाएगा। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को घरों में बिल्कुल ना उपयोग किया जाए। अगर किया भी जाए तो क्लोज्ड इन्वायरमेंट के घरों में अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया जाता है तो उनका एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर हवा में छोड़ा जाना चाहिए ताकि आसपास के एरिया में ऑक्सीजन का कोई कमी न हो, कोई भी मोमेंटरली शॉक पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी के कारण न लगे, वरना ये दोहरा शॉक आपके फेफड़ों की लाइफ को काफी कम कर देगा। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने दशाश्वमेध, गुदौलिया इत्यादि क्षेत्रों में गश्त की। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के उद्देश्य से शहर में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा चक्रमण किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अनिल सिंह ने ACP दशाश्वमेध अवधेश पांडे के साथ दशाश्वमेध, गुदौलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा आदि इलाकों में पैदल गश्त की और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनका कहना था कि जो पुलिस द्वारा गश्त करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है वे सभी कार्य सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं, इन्हीं बातों को देखने हेतु मैंने गश्त की है और जो भी कमी पाई गई है उनके सुधार हेतु निर्देश दिया गया है। ये पुलिस का कोई स्पेसिफिक जनरल पुलिस का काम है। ये जैसा कि आप सभी जाने कोविड गाइडलाइन को पालन कराने के लिए तमाम तरीके का आदेश निर्देश दिए गए हैं और शाम को सघन गश्त हो ताकि जन सामान्य को इस महामारी से बचाया जा सके और कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा सके। उसी के तहत हमारे पूरा आप देख रहे होंगे पूरा फोर्स सड़कों पर लग करके गश्त कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि इसका पालन करिए ताकि आप स्वयं अपना बचाव कर सके, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को बचाव कर सके। उसी के तहत मेरे द्वारा ये घूम करके चेकिंग की जा रही कि जो हमारी पैदल गश्त लोग कर रहे हैं, जो चेकिंग जगह जगह की जा रही है सही ढंग से हो रही कि नहीं, प्रभावी ढंग से हो रही कि नहीं है। तो उसी सिलसिले में जो है मेरे द्वारा कुछ छोटी मोटी कमियां चेकिंग के दौरान जो देखी गई उसके बारे में अपने कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। नहीं कोई ऐसा विशेष, देखिए सुधार की प्रक्रिया तो अनवरत चलती रहती है, ठीक है। उनको कहा गया कि आप प्रभावी ढंग से चेकिंग करिए
अगर कोविड गाइडलाइन के तहत जिनको मूवमेंट का आवागमन का छूट दिया गया है उनको बिल्कुल आप अबाध आवागमन करने दीजिए। जिनको छूट नहीं है उनसे पूछिए भाई क्यों आप चल रहे हैं। अगर कोई कारण नहीं बता सकता तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान मैंने सभी को निर्देश दिया किसी भी आम जनता के साथ पुलिस के द्वारा किसी प्रकार को कोई दुर्व्यवहार, किसी प्रकार का मिसबिहेव न किया जाए। जैसा सर आप निरीक्षण करे थे जी। जैसे एक लोग सज्जन रिक्शे से जा रहे थे जी। आपके कांस्टेबल लोगों ने रोका, पूछताछ किया जी। जैसे सपोर्ट दैट जी। कोई बाहर से मान लीजिए ट्रेन बाई ट्रेन आ रहा है, उसकी रात ब्यात गाड़ी है जी। उसको गोदोलिया आना है जी। उसके लिए क्या नहीं, अगर वो बाहर से आ रहा है तो टिकट दिखा, भाई कैसे हम साबित करेंगे को बाहर से आ रहा है। उसका ये है कि अगर उसके पास टिकट है कहीं से भी यात्रा का, जिन्विन कारण है, कहता है साहब हम अस्पताल जा रहे हैं या दवा लेने जा रहे हैं, अगर उसके पास पर्चा है दवा का तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी मतलब जो है प्रतिबंध नहीं है। सर, ये सारे लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे। जनता को भी हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जनता पुलिस का सहयोग करे और जो ये कोविड महामारी चल रही है अभी तक जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और काफ़ी प्रभावी नियंत्रण है। जनता एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयास से काफ़ी अच्छा नियंत्रण है वाराणसी जिले में, जिसकी जगह जगह प्रशंसा हुई है और आगे भी उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करें प्रशासन का और अनावश्यक रूप से मतलब जो है कि सड़कों पर न चलें, फालतू न घूमें, घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो, कोई बीमार है, कहीं अस्पताल जाना है या अन्य कोई आवश्यक काम करने हैं तो उसके लिए ज़रूर जाएं, लेकिन अनावश्यक जो है वो किसी तरीके का मूवमेंट ना हो। कोरोना महामारी काल में एसिड पीड़िताएं लोगों की हर संभव मदद करने में जुटी हैं। कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी ने मानवता को भी कुचल कर रख दिया है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। इस सब के बावजूद रेड ब्रिगेड ट्रस्ट की एसिड पीड़ित महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी तत्परता के साथ लोगों की मदद करने का काम कर रही हैं। इस बीच वाराणसी में पिछले साल की तरह इस बार भी ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आकर कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने और संक्रमित लोगों तथा उनके परिजनों को सहयोग प्रदान करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये एसिड पीड़ित महिलाएं पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई हैं। अभियान के तहत ब्लॉक सेवापुरी के भौरकला पीएचसी पर निःशुल्क कोविड हेल्प सेंटर प्रारंभ किया गया है। गांववासी कोरोना की आपदा में अनेक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में संकट के समय में ये सेंटर ग्रामीणों की सुविधा के लिए उपयुक्त है। आशा ट्रस्ट, ऑक्सफैम इंडिया सहित तमाम सामाजिक संस्थाओं व समाज सेवियों की मदद से कोरोना संकट काल में सेवा अभियान जारी है। रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक आपदा है जिसका सामना पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर कर रहा है। ऐसे में हम सबको मिलजुल कर इस आपदा से जीतना है। वहीं कोरोना संक्रमित तीमारदारों, होम आइसोलेटेड मरीजों को दुर्गाकुंड स्थित ऑरेंज कैफे से भोजन पैकेट दिया जा रहा है। साथ ही वंचित समुदाय के बीच खाद्य पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है। कोरोना संकट के समय में कुछ हाथ ऐसे हैं जो प्राणों की परवाह किए बिना पीड़ितों की सेवा के लिए उठ रहे हैं। देखिए, कोविड का जो दूसरा चरण चला, जो दूसरा वेव आया, वो बहुत खतरनाक था। हम लोग पिछले साल भी लगभग 1,500 के ऊपर लोगों को राशन बांटे थे और इस बार भी हम लोगों ने देखा कि मुसहर समुदाय जो वाराणसी ज़िले में है उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है और लॉकडाउन हर सप्ताह सरकार द्वारा बढ़ाया जाता रहा, जिसकी वजह से उनके ऊपर आजीविका का संकट आया। इस वजह से हम लोगों ने तय किया कि हम लोग मुसहर जनजाति के लोगों को राशन बांटेंगे और इस काम में हमें सहयोग किया इंग्लैंड के हमारे साथी पार्टनर फेयर फाइट जो रेड ब्रिगेड की पार्टनरशिप भी है। उन्होंने जो है कि इनके दर्द को समझा और ये पूरा राशन जो है उनके सहयोग से हम लोग बांट रहे हैं। विदेश की नौकरी छोड़कर देश सेवा का जज्बा रखने वाले बाबतपुर के एक युवक लेफ्टिनेंट बने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद विदेश में नौकरी और लाखों का पैकेज छोड़ देश की सेवा का जज्बा रखने वाला युवक लेफ्टिनेंट बना। सुनने में ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, पर यह हकीकत है। लाखों के पैकेज के बाद जब सेना में शामिल होने का मौका आया तो दुविधा थी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया जाए या देश की सेवा करें। दुविधा के बीच युवक ने सेवा को चुना। युवक के इस फैसले से उसके माता पिता काफी खुश हैं। चोलापुर विकासखंड के बाबतपुर गांव में अध्यापक के इकलौते पुत्र किशन चौबे मलेशिया के कंपनी में 36 लाख का पैकेज छोड़ सेना में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं।
किशन ने अपने चाचा AK चतुर्वेदी, जो कि जूनियर कमिश्नर ऑफिसर हैं, उनसे बचपन से ही सेना के बारे में जानकारी ली। उनसे ही प्रेरणा एवं उत्साह वर्धन के कारण सेना में शामिल होने की भावना जागृत हुई। पढ़ाई के साथ साथ सेना में शामिल होने का इरादा भी बढ़ता गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत होने के बाद निरंतर सेना की तैयारी चलती रही। एक समय ऐसा आया जब नौकरी छोड़कर तैयारियों में शामिल हो गए। फिर एक समय ऐसा आया कि एक तरफ 36 लाख का सालाना पैकेज था और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट का पद, जिसमें से किशन ने सेना में शामिल होने का फैसला लिया। आप मल्टीनेशनल कंपनी में थे, अच्छे पैकेज पे थे, तो सेना की तरफ किस तरफ मुड़े और कैसे ध्यान आकर्षित हुआ? मल्टीनेशनल कंपनी में तो मैंने सिंस इंजीनियरिंग किया था तो वहाँ पे जॉब कर रहा था, लेकिन सेना में मेरे बचपन से एक झुकाव था। सेना में मेरे चाचा अभी सेना में सर्विंग सुबेदार हैं, तो जब भी छुट्टियाँ होती थी तो उनके पास मैं छुट्टियों में 2 वीक 3 वीक या महीने भर रहने जाता था। तो उस जगह से मुझे सेना के लाइफस्टाइल और सेना के बारे में पता चला, तो वो हमेशा से एक झुकाव था। मैं जॉब के साथ साथ इसके लिए ट्राई करता रहा और इस बार फाइनली सक्सेसफुल हुआ और कमीशन हो पाया मैं एज ए लेफ्टिनेंट। कहाँ से आपकी शिक्षा और दीक्षा हुई है? मेरा बेसिक एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड इसी गांव से शुरू हुआ था। फर्स्ट स्टैंडर्ड सरला नर्स एकेडमी है गांव में ही, वहाँ से शुरू किया। सेकंड स्टैंडर्ड से मैं मुंबई के अभिनव विद्यालय में सेकंड से 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। उसके बाद 11th और 12th KV भंडारकर कॉलेज जो कि मुंबई में है वहीं से किया। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री ली। उसके बाद मेरी पहली जॉब थी मुंबई में ही अगेन एक मल्टीनेशनल कंपनी में। 2 साल मैं मुंबई में था। उसके बाद फिर उसी कंपनी के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मलेशिया में जो सर्व करने का। फिर वहाँ से मैं आया, लेकिन हमेशा ये था कि सेना में जाना है, तो वहाँ से आके भी मैंने बीच में SSB दिया। जब भी SSB के डेट्स आते थे आर्मी के लिए तो मैं छुट्टी उसके हिसाब से अपनी प्लान करता था और उस हिसाब से मैं आके SSB देता था। फिर फाइनली वहाँ से मैं वापस आया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि नहीं अब फिर से हार्डकोर मतलब फुली डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करूँगा, जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। फिर वो शुरू किया, उसी के साथ साथ करते करते फाइनली आफ्टर 1 year ऑफ प्रिपरेशन मेरा SSB क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हो गया। फिर तब तक उसी के साथ ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम था, एक पैरेलली एक और ऑफ़र आ गया थाईलैंड का, तो मैं उसके बाद थाईलैंड चला गया था। वहाँ पे मैंने अराउंड 6 months जॉब किया और तब तक फिर यहाँ की ज्वाइनिंग डेट आ गई थी मार्च, तो मैं एंड में मार्च में वापस आ गया था, मार्च 2020 में इंडिया वापस, और एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर कोरोना की वजह से हमारी ट्रेनिंग 3 महीने डिले हुई और फाइनली हमने एकेडमी 13 जून 2020 को ज्वाइन किया। और उसी के टाइम पे मुझे जब यहाँ का एकेडमी ज्वाइन करने के जस्ट 1 हफ्ते पहले एक ऑफ़र आया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सिंगापुर में। तो वो एक बहुत बड़ा डिलेमा था कि कौन सी जॉब चूज़ करें। यहाँ पे एक अच्छा पे पैकेज था बट यहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल थी, तो फाइनली मैंने एक अच्छी लाइफस्टाइल और सर्विस टू कंट्री चूज़ किया। पहली बात तो इसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब कितनी भी टायरिंग डे हो ऑफिस में 8-10 घंटे सॉफ्टवेयर की, ऐसी वो भी बहुत ही प्रेशर वाली जॉब होती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये था कि नहीं तैयारी करूँगा तो ही कुछ कर पाऊँगा, अदरवाइज इसी फील्ड में रह जाऊँगा। तो हर दिन का मेरा प्लानिंग ऐसा होता था कि हर दिन एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटे टाइम निकालना, और वीकेंड जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो उसमें 4 से 5 घंटे का टाइम देना, या कभी ज़्यादा हो गया तो 7-8 घंटे भी टाइम दे दिया सैटरडे संडे को। तो इस हिसाब से मैनेज कर पाया मैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शैलपुत्री मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शैलपुत्री मंदिर के प्रांगण में ब्लू क्रिसेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और पार्षद हाजी उमकास अंसारी की ओर से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया।
कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए लगातार ये तीसरा फ्री मेडिकल कैंप रहा, जिसमें कुशल चिकित्सकों की टीम ने लोगों का चेकअप कर उनमें निःशुल्क दवाएं दी। इस अवसर पर पार्षद हाजी ओंकास अंसारी ने कहा कि लोगों की मदद के लिए हम लोगों द्वारा लगातार तीसरे फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों की आंखों की जांच की गई है और उनमें निःशुल्क चश्मे व दवा का वितरण किया गया है। इस मौके पर प्रमुख रूप से सलमान, हामिद रजा इत्यादि लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लू क्रिसेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से और हम लोग के तक प्रयास से एक फ्री मेडिकल कैंप आज मोहल्ला सैलपुत्री में सैलपुत्री मंदिर के प्रांगण में लगाया गया। ये इस ट्रस्ट का लगातार इस साल का तीसरा लगातार कैंप है। अभी इसके पहले हम लोग जलालीपुरा, फिर रमनपुर सरैया, आज सैलपुत्री मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने कैंप लगाया है। कोरोना काल में को देखते हुए बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके दरवाजे पे हम लोग इस संस्था द्वारा छोटा सा प्रयास करके उनको सेवा भाव से हम सब यहाँ पर आज फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं, जिसमें सम्मानित अच्छे डॉक्टरों का पैनल इसमें मरीजों को दिख रहा है, जिसमें डॉक्टर संतोष उपाध्याय, डॉक्टर पटेल जी हैं, डॉक्टर तुषार जी हैं, डॉक्टर हमजा जी हैं, डॉक्टर मुन्नी सिद्दीकी हैं। तमाम ये डॉक्टर अच्छे डॉक्टर अपने क्लिनिक को छोड़कर सेवा भाव से लगे हुए हैं। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में कोविड टीकाकरण नियमों का पालन करते हुए निरंतर चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के बीच टीकाकरण का अभियान भी काफी तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को मंडलीय अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया, जहां पर लोगों ने पहुंचकर टीकाकरण कराया। मंडलीय अस्पताल में सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लाइन लग गई और लाभार्थियों ने कोविड गाइडलाइन के अनुरूप टीकाकरण करवाया। अब किरण जी, आज कितना टोटल लगा? अभी तक 100 लोग को लग चुका है। पेरेंट स्पेशल मिला करके 100 लोग को लग गया है और 45 प्लस। और कितनी अब देख रहे हैं कि संख्या बहुत कम है, क्या वजह से? ज़्यादा रश नहीं है। असल बात है, अब सब लोग समझ गए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है, इसलिए अब सब लोग उतना भीड़ नहीं लग रहा है, आ रहे हैं, टाइमली आ रहे हैं, लगवा के जा रहे हैं। अब किस तरह का आप संदेश भी देंगे? संदेश यही देंगे कि डिस्टेंस में मेंटेन करें, प्रिकॉशन बरतते रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगाएं, अननेसेसरी न निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे घर में रहेंगे तो। एलबीएस अस्पताल में काफी संख्या में युवा कोविड टीकाकरण कराने पहुंच रहे हैं। रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन का अभियान निरंतर जारी है। इस दौरान युवाओं में खास उत्साह देखने को मिलता है। यहां सुबह से ही 18 वर्ष से ऊपर के युवा वर्ग अपने स्लॉट के अनुसार पहुंच जाते हैं और उत्साहपूर्वक वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन करवाने हेतु हर रोज यहां पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ हो रही है। भूख मिटाने के लिए आज भी कुछ बच्चे स्कूल बैग की जगह कंधे पर बोरा लिए कूड़ा बीनते दिखते हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती तस्वीर। कोरोना महामारी काल में भी बिना मास्क लगाए ये नौनिहाल भूख मिटाने के लिए निकल पड़ते हैं सड़कों पर। इन्हें अगर कुछ पता होता है तो सिर्फ क्षुधा की पीड़ा, इन्हें अगर पता होता है तो इनके माँ बाप की भूख, जिसके लिए ये न दिन देखते हैं न रात, बस निकल जाते हैं पेट के लिए जुगाड़ की तलाश में। ये हमारे स्वावलंबी भारत की तस्वीर है जो चीख कर ये कह रही है कि आज की रोटी कहाँ मिलेगी। ये सिर्फ इन बच्चों की ही कहानी नहीं है, बल्कि हर गली मोहल्ले में ऐसे बच्चे आसानी से दिख जाते हैं जो सड़कों पर हाथ में बड़ा सा बोरा लिए गलियों में शीशी और बोतल बीनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अयान। क्या नाम है? अयान। अयान। स्कूल जाते हो? कहाँ? मदरसा। मदरसा जाते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 2 में। कक्षा 2 में। और ये ट्रॉली रिक्शा चलाते हो? नहीं चाबी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व साइकिल दिवस पर भारत विकास परिषद काशी प्रांत द्वारा निकाली गई साइकिल रैली। रोहनिया थाना अंतर्गत गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या।
रसायन वैज्ञानिकों के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का गलत इस्तेमाल हो सकता है घातक। और अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने दशा समेत गुदौलिया इत्यादि क्षेत्रों में की गश्त। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।